हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बन रहा है? हमेशा की तरह ऑफिस से आते ही अशोक अपनी पत्नी रीना को पीछे से पकड़ते हुए बोला, दूर हटो, कितनी गंदी बदबू आ रही है तुम्हारे शरीर से। मैंने कितनी बार कहा है कि इस तरह से मुझे मत पकड़ा करो, मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता है। और ये क्या सब्जी लेकर आए हो? सूखा हुआ बैगन, कटी फटी आलू और एक पिचके से टमाटर। कोई काम के नहीं हो तुम। रीना ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, अब क्या करे मेरी जान, जब मैं घर आ रहा होता हूँ तब सारे सब्जी वाले सब्जी बेचकर अपने घर जा रहे होते हैं। जो बची खुची सब्जी मिलती है ले आता हूँ, और वैसे भी ये सारी सब्जियां आधे दाम में मिल जाता है। साफ दिल का अशोक जो होता कह देता, आधे दाम में क्यों, भीख ही मांग लेते। छी, मन तो करता है सारी सब्जियां उठाकर फेंक दूं। भुनभुनाते हुए रीना बोले जा रही थी, अच्छा तुम अपना जी मत जलाओ, कल से ऑफिस जाते वक्त ही ताजी सब्जियां ले लिया करूंगा। अशोक ने रीना का गुस्सा शांत करते हुए कहा। रीना और अशोक की शादी को 3 साल बीत चुके थे, पर रीना आज तक अशोक को दिल से अपना नहीं पाई थी। वो अशोक को जैसा एक मामूली इंसान से नहीं, वो तो एक पैसे वाले जिसके पास बंगला गाड़ी नौकर चाकर हो, ऐसे इंसान से शादी के सपने देखे थे। दीनदयाल जी इसी गांव के स्कूल में एक टीचर थे और 2 बेटियों के पिता भी। अपनी औकात के अनुसार उन्होंने अपनी बड़ी बेटी रीना का ब्याह इसी गांव के एक लड़के अशोक से कर दिया। पर रीना के लिए तो यह रिश्ता सिर्फ एक बोझ था जिसे वो मजबूरी में जैसे तैसे निभा रही थी। अशोक जैसा नाम वैसा ही कुशल व्यवहार। वो अपनी पत्नी रीना और 2 साल की बेटी राधा को दिलो जान से प्यार करता था। उसकी दुनिया तो बस इसी दोनों के इर्द गिर्द घूमती थी। रीना चाहे जला खाना पका कर दे या फिर जली कटी बातें सुनाए, अशोक को उससे कोई शिकवा शिकायत नहीं होता। उसे तो रीना की हर एक बात, उसकी हर एक चीज पसंद होती थी। वो प्यार ही इतना करता था अपनी पत्नी से, पर रीना एक भी मौका नहीं छोड़ती अपने पति को जलील करने का। उसका जब मन होता अपने मायका चली जाती और जब तक मन होता वहां रहती। उसका जीवन शैली भी सही ना था, ना अपने घर को ढंग से रखती, ना खुद को। हमेशा खिन खिन सी रहती थी। खुद के नाभि में कस्तूरी होने के बावजूद जैसे एक मृग उसकी खोज में मारा मारा फिरता है, ठीक रीना का भी वही हाल था। बिटिया, तेरे बाबूजी को यह नहीं पसंद कि तुम अपनी गृहस्थी को अनदेखा कर यहाँ आकर रहो। शकुंतला उसे समझाते हुए बोली, तो क्या करूं मैं, दम घुटता है उस घर में मेरा, और वो इंसान, वो तो मेरे पति बनने लायक ही नहीं था। मुझे तो उसका चेहरा भी पसंद नहीं। रीना ने झुंझलाते हुए कहा, बेटा ऐसा मत कहो, वो तुम्हारा पति है और वही तुम्हारा अपना घर है। अगर सामंजस्य बैठा कर नहीं चलोगी तो कैसे चलेगा? शकुंतला बोली, ये सब तुम्हारा किया धरा है शकुंतला, तुमने ही इसे बचपन से बड़े बड़े सपने दिखाए। बेटा एक दिन सफेद घोड़े पर सवार तुम्हारा राजकुमार आएगा और तुम्हें 7 समुंदर पार ले जाएगा। उस बात को ये सच समझ बैठी। अरे वो एक कोरी कल्पना थी, असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता है। धरातल पर रहना सीखो, उड़ने की कोशिश मत करो, वरना मुंह के बल गिरोगी तब कोई बचाने वाला नहीं होगा। दीनदयाल ने हमेशा की तरह रीना को समझाते हुए कहा, हाँ, एक मैं ही बुरी हूँ पूरी दुनिया में, सब मुझे ही समझाओ। कहकर वहां से अपना पैर पटकते हुए रीना चली गई। अब देखो नाराज होकर चली गई। अफसोस जताते हुए शकुंतला बोली, तुम उसकी नादानियों पर पर्दा मत डालो, मैं उसका बाप हूँ, कोई दुश्मन नहीं। अब वो कोई बच्ची नहीं रही, एक बच्ची की माँ बन चुकी है। लगता है कहीं भाग जाऊं या नदी में कूदकर अपनी जान दे दूं। ऐसी जिंदगी से तो मौत भली। दिन भर चूल्हा चौका करो, पति बच्चे का ख्याल रखो,
मैं क्या इस सब की चाकरी करने के लिए पैदा हुई हूँ? रीना भुनभुनाते हुए अपने घर की तरफ जा रही थी। अरे रीना, तुम रीना ही हो ना, मास्टर दीनदयाल जी की बेटी? हाँ, पर तुम कौन? उसे बड़े गौर से देखते हुए रीना बोली, नीरज, तुम नीरज हो ना? आश्चर्यचकित होते हुए रीना ने पूछा, हाँ मैं नीरज ही हूँ, पर तुम तो पढ़ाई करने के लिए विदेश चले गए थे। नीरज को ऊपर से नीचे तक देखते हुए रीना ने कहा, हाँ, लेकिन कुछ दिनों की छुट्टी पर आया हूँ। और तुम बताओ, सुना तुम्हारी शादी हो गई? हाँ हो गई, और एक बच्ची भी है। रीना ने कहा, क्या एक बेटी भी हो गई? तुम लड़कियां भी ना शादी हुई नहीं कि माँ बनने के लिए उतावली होने लगती हो? शादी क्या सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए किए जाते हैं? अरे जिंदगी को थोड़ा एंजॉय करना चाहिए। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारा पति क्या करता है? नीरज ने पूछा। वो बिजली ऑफिस में काम करते हैं। रीना ने धीरे से कहा, तुमने मेरे बारे में तो सब जान लिया, पर तुमने शादी की या नहीं वो बताओ। बात बदलते हुए रीना ने पूछा, नहीं यार, अभी कहाँ? क्यों? मुझे तो लगा तुमने वहीं किसी गोरी मैम से शादी कर ली होगी। गोरी मैम? गोरी मैम में वो बात कहाँ जो भारतीय सुंदरता में है? तुम खुद को ही देख लो। तुम्हें देखकर कोई कह सकता है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम एक बच्चे की माँ भी हो? नीरज ने रीना को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। नीरज के इतना कहते ही रीना का गाल शर्म से लाल हो गया। वो अपने को ही ऊपर से नीचे तक निहारने लगी, जैसे खुद का ही मुआयना कर रही हो। सच कहता हूँ रीना, अगर तुम शादीशुदा ना होती तो मैं तुमसे ही शादी कर लेता। रीना का हाथ अपने हाथ में लेते हुए नीरज ने कहा। नीरज के स्पर्श से रीना का पूरा शरीर झंझना गया। चलो अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे, कहकर नीरज अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर चला गया। रीना तब तक देखती रही जब तक गाड़ी उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। रीना और नीरज दोनों बचपन के दोस्त थे। दीनदयाल जब नीरज को उसके घर निजी ट्यूशन पढ़ाने जाया करते थे, तब रीना भी अपने बाबूजी के साथ चली जाया करती थी। पढ़ाई के बाद दोनों एक साथ खेलते भी। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। नीरज का तो नहीं पता, पर रीना नीरज से प्यार करने लगी। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही रीना को लगने लगा कि नीरज ही उसका सफेद घोड़ों वाला राजकुमार है। पर नीरज ठहरा इस गांव के बड़े बाप का इकलौता बेटा। उसके माता पिता ने उसे आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका भेज दिया, और इधर रीना जैसे ही शादी के लायक हुई, अच्छा घर और मिलने पर दीनदयाल जी ने तुरंत उसकी शादी कर दी। रीना के सारे ख्वाब धरे के धरे रह गए। आज सालों बाद अचानक नीरज को अपने सामने देखकर शादीशुदा रीना के मन में फिर से नीरज के लिए वही प्यार जाग उठा। माफ करना नीरज, आने में थोड़ी देर हो गई। आते ही रीना बोली, ये तो गलत बात है रीना, मैं कब से तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ और तुम हो कि? गुस्सा दिखाते हुए नीरज बोला, अरे गुस्सा मत हो, अब सब के सामने तो घर से नहीं निकल सकती थी ना, कल से वक्त पर आ जाया करूंगी बस। रीना ने हंसते हुए कहा तो नीरज भी हंस पड़ा। रीना और नीरज अब रोज मिलने लगे। नीरज के गाड़ी में बैठकर रीना को लगता कि वो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गई हो। नीरज भी उसे हमेशा उपहार में कुछ न कुछ देता ही रहता था। रीना को लगता जो सुख और आनंद उसे नीरज से मिल रहा था, अशोक से आज तक नहीं मिल पाया। रीना अब रोज नीरज के पसंद के कपड़े पहनकर और श्रृंगार कर उससे मिलने जाने लगी। ना किसी से लड़ाई झगड़ा और ना कोई उलाहना। रीना बस अपने में ही मस्त रहती। रीना के इस बदले व्यवहार को देख अशोक भी खुश था। दीनदयाल और शकुंतला को भी लगने लगा कि अब उनकी बेटी समझदार हो गई। पर रीना तो कुछ और ही कहानी लिखने वाली थी। रीना, लगता है हमें एक दूसरे से प्यार हो गया है। देखो ना, एक दिन भी हम नहीं मिलते हैं तो कैसी बेचैनी होने लगती है। नीरज बोला, मेरा भी यही हाल है नीरज, यानी कि आग दोनों तरफ बराबर लगी है क्यों? रीना के गाल को चूमते हुए नीरज बोला तो
रीना एकदम से शर्मा गई। लगता है अब माँ पिताजी से हमारी शादी की बात करनी पड़ेगी, पर एक डर है। ओ क्या नीरज, विस्मित होते हुए रीना ने पूछा। यही कि एक शादीशुदा और एक बच्ची की माँ को मेरे परिवार वाले अपनी बहू बनाना चाहेंगे या नहीं? नीरज ने तिरछी निगाह से रीना को देखते हुए कहा। पर हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं नीरज। रीना ने बड़ी ही व्यग्र होते हुए कहा। हाँ मुझे पता है, पर माँ पिताजी को कैसे समझाएंगे? बोलो। तुम्हारे लिए तो मैं अपने पति को तलाक दे दूंगी, वैसे भी मैं उससे ऊब चुकी हूँ। नीरज शादी के लिए कहीं ना नहीं बोल दे, ये सोचकर रीना ने अपने मन की बात नीरज के सामने रख दी। तुम ऐसा कर पाओगी? छोड़ पाओगी अपने पति को? तुम्हारे परिवार और एक गांव वाले इसकी इजाजत देंगे? नीरज ने पूछा। मुझे किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, ये मेरी जिंदगी है, जो मर्जी होगा करूंगी। रीना ने दो टूक में अपनी बात कह डाला। ठीक है, फिर मैं अपने माँ पिताजी से हमारी शादी की बात करूंगा। वैसे भी मेरी खुशी में ही उनकी खुशी है, पर तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम्हें पहले इसका सबूत देना होगा। नीरज समझ चुका था कि रीना को शीशे में उतारना उतना भी मुश्किल काम नहीं है। क्या? रीना ने पूछा। मेरे साथ मेरे फार्म हाउस चलना पड़ेगा, चलोगी? पर वहां क्यों? मतलब किस लिए? डरते हुए रीना ने कहा। लगता है तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। मैं तो तुम्हें एक लॉन्ग ड्राइव पर ले जाना चाह रहा था। ठीक है तो मैं चलता हूँ। नीरज जाने ही लगा कि नहीं नीरज, वो तो तुम जो कहो कब जाना है। रात में सबके सो जाने के बाद रीना चुपके से अपने घर से बाहर निकल गई, जहां पहले से ही नीरज उसका अपनी बड़ी सी गाड़ी में इंतजार कर रहा था। रास्ते भर वो रीना को आने वाले भविष्य के बड़े बड़े सपने दिखाता रहा और रीना उसके कहे हर बात को सच समझती रही। जैसे ही दोनों फार्म हाउस पहुंचे, सजा धजा और फूलों से महकता कमरा देख रीना को कुछ शंका हुआ। क्या हुआ रीना, ये सब किस लिए? रीना ने डरते हुए पूछा। शादी के बाद हमें अमेरिका में ही रहना है और वहां तो ऐसी बातें आम हैं। अब इतनी छोटी सोच रखोगी तो फिर जाने दो ना। नहीं नीरज, छोटी सोच तो मेरी नहीं है, तुम अगर चाहते हो तो मैं भी। ये हुई ना बात। कहकर नीरज ने कसकर रीना को अपने बहुपाश में जकड़ लिया और उसे पलंग पर लिटाते हुए पागलों की तरह उसके पूरे बदन को चूमने लगा। रीना के मन में अपने पति और बच्ची को लेकर जो थोड़ी बहुत भावना बची थी, वो भी कहीं गुम हो गया। वो पूर्ण रूप से नीरज को अपना देह सौंप चुकी थी। जिस नीरज को अपना सपनों का राजकुमार मानती आई थी, आज उसका स्पर्श पाकर रीना को लगा जैसे उसने कोई अमूल्य निधि पा लिया हो। नीरज के एक इशारे पर वो अपने आप को नीरज के सामने परोस देती और नीरज सिर्फ एक कीमती उपहार और अपनी झूठी बातों से तब तक रीना के शरीर से खेलता रहता जब तक उसका मन नहीं भर जाता। जिस नीरज को वो एक अच्छा और पढ़ा लिखा इंसान समझती थी, वो तो एक विषयी पुरुष था। रीना से ही नहीं और भी कितनी लड़कियों से उसका दैहिक संबंध था, यह तो रीना को पता ही नहीं था। रीना का पाप और झूठ तो एक ना एक दिन सबके सामने आना ही था। एक रोज अचानक से अपने सामने अशोक को देख रीना सकपका गई, क्योंकि जब सब सोए रहते थे तभी नीरज रीना को उसके घर के आगे छोड़ जाता था। तुम इतनी सुबह सुबह कहां से आ रही हो? अशोक ने पूछा। ओ मैं सैर को गई थी। रीना साफ झूठ बोल गई। लेकिन मैंने तो तुम्हें नीरज के गाड़ी से उतरते देखा। बोलो, चुप क्यों हो? क्या बोलूं और क्यों बोलूं? और तुम होते कौन हो मुझसे इस तरह से सवाल पूछने वाले? बड़ी ही ढिठाई से रीना ने कहा और अपने कमरे में चली गई। अशोक को कुछ शंका तो होने लगा था रीना के ऊपर। वो कितनों के मुंह से सुन चुका था कि आजकल रीना अशोक के साथ उसके गाड़ी में घूमती फिरती है। दीनदयाल ने इस बात के लिए रीना को कितनी बार डांटा भी था। एक रात जैसे ही रीना घर से निकली, अशोक भी उसका पीछा करता हुआ वहां तक पहुंच गया, जहां पहले से नीरज अपनी गाड़ी में
रीना का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उनकी गाड़ी बढ़ी, अशोक ने दोनों का पीछा किया। तुम यहाँ? आश्चर्य से अपनी आंखें फाड़कर अशोक को अपने सामने देख रीना बोली। शर्म तो जैसे उसके आंखों से मर ही चुकी थी। न माँ पिता का लिहाज, न पति की इज्जत की परवाह। एक जोरदार थप्पड़ रीना के गालों पर लगाते हुए दीनदयाल गरजते हुए बोले, पागल कहीं की, कैसे अपनी ही जिंदगी को नष्ट भ्रष्ट करने पर उतारू है ये लड़की। शादीशुदा और एक बच्चे की माँ होते हुए भी ए किसी गैर मर्द। छी! शकुंतला भी अपनी बेटी के करतूतों पर शर्म से गड़ गई। अपने गाल सहलाते हुए और आंखें लाल कर रीना कहने लगी, हाँ, मैं नीरज के साथ रातें गुजारती हूँ, क्योंकि जो सुख मुझे नीरज से मिलता है वो इस इंसान से कभी नहीं मिला। तुम्हारी औकात क्या है पता है तुम्हें मिस्टर अशोक? कुछ नहीं। अरे तुम्हारे जैसे को तो वो अपने घर में नौकर भी ना रखे। सुन लो तुम लोग, अब मैं इस इंसान के साथ नहीं रह सकती। मुझे इससे तलाक चाहिए, जितनी जल्दी हो सके। रीना जो मन सो बोले जा रही थी और अशोक एक टक रीना को देखे जा रहा था। उस रीना को जिसे वो अपनी जिंदगी मानता आया था। रीना की बातों से भीतर ही भीतर अशोक के दिल में एक सूल सा बिंध रहा था। रीना के प्रति उसका प्रेम नीरस हो चुका था। सोचने लगा, अपनी पत्नी को मैंने अपने जीवन के पवित्रतम व माधुर से ओतप्रोत भाव का अर्घ्य चढ़ाया था। वही पत्नी अगर आज कागज की नाव की तरह नाले के गंदे पानी में डूब जाना चाहती है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। स्त्रियां पुरुषों की कमजोरियां तो भाप लेती हैं, किंतु उनकी शक्ति का सही अनुमान नहीं लगा पाती। अशोक का पुरुषार्थ आहत हुआ था। जाओ रीना, मैंने तुम्हें आजाद किया। अपने मन को एकदम कड़ा करके अशोक ने कहा, ये क्या कह रहे हैं अशोक बाबू? दीनदयाल ने आश्चर्य से अशोक की तरफ देखते हुए कहा, मैं सच ही कह रहा हूँ बाबूजी। आज ही मैं निचली अदालत में तलाक का केस डाल देता हूँ। जितनी जल्दी हो सके आपसी सहमति से हमारा अलगाव हो जाएगा। अशोक ने कहा। दीनदयाल और शकुंतला तो अपने फूटे भाग्य पर रो रहे थे। जिस गांव में उनकी इतनी इज्जत थी, आज उसी गांव वालों के सामने वो अपने चेहरे छिपाते फिर रहे थे। कुछ ही महीनों में दोनों की सहमति से तलाक हो गया। अपनी माँ को जाते देख राधा बार बार पूछे जा रही थी, माँ आप कहाँ जा रही हो? क्या किसी भी माँ का दिल ऐसा पत्थर का बना होगा जो अपनी नन्ही सी बेटी के लिए भी नहीं पसीजे। अशोक एकदम अलग हो चुका था। जाते हुए रीना को देख उसके आंखों से आंसू का एक बूंद तक नहीं ढलका। साहब, रीना मैडम आई है। घर का नौकर रामू ने कहा, भेज दो। आज नीरज के तेवर ही कुछ अलग थे। नीरज, तुमने कहा था ना तलाक मिलते ही तुम मुझसे शादी कर लोगे। मेरा अशोक से तलाक हो गया। मैं सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ गई। अब तो हम शादी कर सकते हैं ना? शादी? ठहाके मारकर हंसते हुए नीरज बोला, स्टूपिड लेडी, तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे शादी करूंगा एक बच्चे की माँ से? पर नीरज, मैं तो सब कुछ छोड़ आई हूँ सिर्फ तुम्हारे वास्ते। मेरे वास्ते या मेरी दौलत के वास्ते? बोलो। अरे मेरे पीछे तो कितनी लड़कियां पागल रहती हैं, शादी करने के लिए नहीं, सिर्फ एक रात गुजारने के लिए। तुम अपने को भाग्यशाली समझो कि तुम्हें मेरे साथ कितनी रातें गुजारने का मौका मिला। नीरज की बातें सुन रीना हतप्रभ थी। नीरज की कही एक एक बात जैसे उसके कर्ण पटल को भेद रहा था। नीरज, पर मैं तो तुमसे, ना तुम मुझसे प्यार करती थी ना मैं, ये तुम भी अच्छी तरह से जानती हो। तुम्हें मेरे पैसों से प्यार था और मुझे तुम्हारे इस गोरे बदन से। नीरज ने उसके शरीर पर अपनी उंगलियां फिराते हुए कहा, नीरज, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुमने मुझसे वादा किया था कि तलाक मिलते ही तुम मुझसे शादी कर लोगे। मैं अशोक को भी तलाक दे चुकी हूँ, अब मैं कहाँ जाऊंगी? तुम्हारे सिवा मेरा कोई ठिकाना नहीं है। नीरज, मैं तो अपना सब कुछ तुम्हें सौंप चुकी हूँ। रीना बोले जा रही थी, ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। और एक बात, मैंने हर रात की कीमत दी है तुम्हें।
उपहार स्वरूप। अब जाओ यहाँ से। रामू, जब ये चली जाए तो घर का दरवाजा लगा देना। नीरज ने अपने नौकर से कहा। जी साहब। कीमत? तो क्या मैं एक वैसा हूँ? हाँ, मैं एक वैसा ही तो हूँ, कहकर पागलों की तरह रीना हंसने लगी। लड़खड़ाते कदमों से वो बेतहाशा चली जा रही थी, पता नहीं कहाँ। आज उसे अपने बाबूजी की कही वो बातें याद आ रही थी। बेटा, धरातल पर रहना सीखो। आसमान में उड़ने की कोशिश करोगी तो मुंह के बल गिरोगी, फिर कोई बचाने वाला ना होगा। सच में रीना औंधे मुंह गिर चुकी थी। कहाँ जाती, कुछ समझ नहीं आ रहा था। माँ, माँ, पापा देखो ना, माँ आई। रीना को देखते ही राधा चिल्लाने लगी। बाहें फैलाकर आज वो अपनी बेटी को अपने गोद में भर लेना चाहती थी। रीना का सोया मातृत्व तो जाग उठा। बेटा, ऐसे किसी अनजान लोगों के पास नहीं जाते। राधा को अपने गोद में उठाते हुए अशोक ने कहकर अपने घर का दरवाजा लगा लिया। रीना, अशोक, अशोक, मुझे माफ कर दो, चिल्लाते रही। रीना जब अपनी माँ बाबूजी के घर गई तो दूर से ही देखकर उन्होंने अपने घर का दरवाजा लगा लिया। मैं पापन हूँ, मैं मर जाना चाहती हूँ, मुझे मुक्ति चाहिए, कहकर रीना वहीं एक मंदिर के सामने गिर पड़ी। रीना को देखते ही पंडित जी ने उसे पहचान लिया कि ये मास्टर दीनदयाल जी की बड़ी बेटी है। पूछने पर कि ऐसा क्या हो गया जो वो मर जाना चाहती है। रीना ने रो रो कर पंडित जी को अपनी सारी आपबीती बतला दिया। बेटा, तुमने पाप तो किया है, अब ना तो तुम्हारा पति तुम्हारा रहा और ना घर। अब इसी मंदिर को अपना आसरा बना लो। पंडित जी ने कहा। रीना वही मंदिर के एक कोठरी में अपना जीवन व्यतीत करने लगी। गांव की औरतें जब भी मंदिर में आती तो रीना को देखकर कहने लगती, अच्छा हुआ जो इसके पति ने दूसरी शादी कर ली, कम से कम इस पापन से छुटकारा तो मिला उसे। सुनकर रीना का मन आहत हो उठा। उसे यकीन था कि अशोक अब भी उससे पहले जैसा प्यार करता है और एक न एक दिन उसे अपने घर ले जाएगा। पर जब से उसने सुना कि अशोक ने दूसरी शादी कर ली है, तब से वो अंदर ही अंदर टूटने लगी। रीना अब हर पल अपने पति के साथ बिताए दिनों को याद कर रो पड़ती और सोचती, कितना कुछ घट गया मेरे साथ जिसकी कल्पना करना भी कठिन है। ऐसा लगता है मेरे 7 जन्म हो चुके हैं। इन कई महीनों में 1000 वर्ष बीत गए। समय इतनी तेजी से बीता कि मैं कुछ समझ नहीं पाई। अचानक ठोकर खाकर मुंह के बल गिरी तो आंख खुली। फिर अपने मन में ही कहती, पति होने के नाते मुझे 2 थप्पड़ मारकर जबरन रोक नहीं सकते हैं क्या? कह दिया जाओ तुम्हें मुक्त किया। मुक्ति लेना या देना इतना आसान है? रीना यही सवाल खुद से ही ना जाने कितनी बार करती, पर कोई जवाब ना मिलने पर चुप हो जाती। दिन प्रतिदिन रीना की शारीरिक और मानसिक स्थिति गिरती जा रही थी। वो सिर्फ अपने पति अशोक की राह देखती रहती। उसकी आंखें पथरा सी गई थी। जीवन में केवल शून्यता रह गई थी। झरना सूख चुका था, सिर्फ कंकर पत्थर बच गए थे। पंडित जी ने आकर कितनी बार कहा, शायद वो ना बचे। एक बार आप सबसे माफी मांगना चाहती है। माफ कर दो अशोक बेटा, तुम्हें देखे बिना तो उसके शरीर से प्राण भी नहीं निकलेंगे। पर अशोक तो जैसे पत्थर का बन चुका था। अचानक एक रात अशोक को क्या हुआ, वो नींद से उठ बैठा और घर से निकल पड़ा, जैसे उसके पैर खुद ब खुद रीना की ओर बढ़े जा रहे हों। देखा तो रीना खटिया में सटी पड़ी थी। उसका शरीर कंकाल बन चुका था। वो ऐसी सोई पड़ी थी जैसे मर चुकी हो। देखकर अशोक का दिल रो पड़ा। अशोक, तुम आ गए? अशोक के आने के आहट से ही उसने जान लिया, मुझे माफ कर दो, मुझसे भारी भूल हो गई। उसके मुंह से ठीक से आवाज भी नहीं निकल रही थी। रीना बोले जा रही थी और उसके आंखों से अविरल आंसू बहे जा रहे थे। थोड़ी देर रुकने के बाद अशोक वहां से जाने ही लगा। एक आखिरी प्रार्थना अपने हाथ जोड़ते हुए रीना बोली, जब मैं मर जाऊं तब बस एक चुटकी सिंदूर मेरे मांग में भर देना। अगर आपने मुझे दिल से माफ किया हो तो मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर देना।
अशोक रात भर सो नहीं पाया। सुबह पंडित जी ने आकर बताया कि रीना चल बसी, चलकर उसे मुक्ति दे दो अशोक बेटा। सुनकर थोड़ी देर के लिए अशोक को लगा जैसे पूरी दुनिया शून्य हो गई। कहाँ जा रहे हो आप? अब क्या रिश्ता है आपका उसके साथ? अशोक की दूसरी पत्नी ने उसे रोकते हुए कहा, वो मेरे बच्चे की माँ थी, इसी नाते मैं उसकी अंतिम इच्छा पूरी करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।